नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा फुले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में बेसिकली ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में हमें बताया जाता है कि उन्होंने कैसे सिद्धांतों का पालन किया है और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। ठीक है, उन्होंने किन संघर्षों से अपना जीवन व्यतीत किया है, इस बारे में यह कहानी पूरी तरह से समर्पित है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो समाज के 5 सुधारकों के नाम में गिने जाएं तो ज्योतिबा फुले 5 के नाम में नहीं आए थे। अरे अभी आपने बताया कि ज्योतिबा फुले बहुत बड़े समाज सुधारक है, ऐसा आपने बताया, लेकिन फिर बताते हैं कि 5 नामों में नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह माना जाता है कि उस समय में जो ये 5 समाज सुधारकों के नाम लिखे थे ना, ये सब उच्च वर्गीय व्यक्ति थे। उच्च वर्गीय व्यक्ति का मतलब है ब्राह्मण, ऐसे लोग थे। तो इन्होंने ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण लोगों को बहुत कुछ ये किया है, क्योंकि इन्होंने अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो शूद्रों के लिए अलग नियम, ऐसे जाति से वो करते थे ब्राह्मण लोग। तो इनको पसंद नहीं था, हमको भी पसंद नहीं है, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा था, तो इन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि शूद्रों के लिए विद्या बिल्कुल भी ये नहीं है, विद्या नहीं आप ले सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या हमें शिक्षित देखने से आपको डर लगता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसे वाद विवाद ये सब हुआ था, तो इसलिए इन्होंने नाम में नहीं लिया था समाज सुधारकों के नाम में। तो फिर इनका बड़ा कदम यह था कि स्त्री शिक्षा के प्रति अपनी आवाज़ उठाना, क्योंकि स्त्री शिक्षा तब की स्थिति के अनुसार बहुत ही थी कि अगर स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकार मांगेंगी, तो ये गलत होगा। और फिर एक बात करना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी लोगों के प्रति, अर्थात जो लोग अमीर हैं उनके प्रति भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो वो भी बहुत अन्याय करते थे, तो इसके प्रति उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी। स्त्री शिक्षा बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी रहेगी। इसका सबसे पहले कन्याशाला की स्थापना इन्होंने की थी पुणे में। ठीक है, 14 जनवरी में की थी इन्होंने पहली स्थापना। और सबसे पहले इन्होंने अपनी बेगम यानी अपनी पत्नी को शिक्षित किया था। ठीक है, एक मिनट, सॉरी भूल गया था उनका नाम, सावित्रीबाई को इन्होंने शिक्षित किया था। तो शिक्षित करने के दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाई, सावित्रीबाई पहली स्त्री थी जो हमारे भारत में शिक्षित हुई थी। ठीक है, बहुत सारी कठिनाई, मतलब गोबर से मारा जाता था, ताने दिए जाते थे, मतलब इतनी कष्ट थी कि उनको शब्दों में प्रकट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने घटना भी बताई थी कि जब वे 6-7 साल के थे तो उन्होंने अपने बाजार में गए थे और उन्होंने कुछ खाया था, लेकिन उसे देखकर किसी ने कहा था कि ऐसे खाते हुए घूमना गलत बात है, तो उन्होंने तुरंत खाना फेंक दिया था। तो इस बात को देखकर, इस घटना को देखकर वह भी उस सावित्रीबाई से कहा था कि अब तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, ठीक है, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो भी ठीक है, लेकिन इसके चित्र तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा उसने दे दिया था। तो जब सावित्रीबाई ने उस किताब को अपने पिता से
अपने पिता को दी तो उनको बड़ा क्रोध आ गया था कि तुमको पढ़ाई करनी है क्या, पढ़ाई क्या करोगी, हाँ बहुत सारे काम हैं और ये सब क्या है, ये सब किताब किताब। तो उनको डर लग गया था भाई, अगर ये पढ़ाई करेगी तो हमारे समाज में लोग क्या सोचेंगे, उनका विचार रहा होगा कुछ ऐसा। तो ऐसा वो डर गई थी, ऐसा वो डर गए थे, सॉरी। तो उस किताब, जब ज्योतिबा फुले से उन फुले के साथ उनकी शादी हुई थी, तब वह किताब उन्होंने अच्छे से संभाल कर रखी थी। फिर शिक्षित होने के बाद उसे पढ़ने का अभ्यास किया था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी कन्याशाला खोली थी, ठीक है। 1888 में इनको महात्मा का पद भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि क्योंकि महात्मा का पद आकर वो घमंड ना हो जाए, ठीक है, काम करना ना छोड़ दे, उस डर से उन्होंने उस पद को नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, उन्होंने कह दिया था। तो उन्होंने हर स्थिति में एक दूसरे का हाथ दिया है। तो यही अंत में कहते हैं कि आज के लोग बहुत आसानी से बिछड़ जाते हैं, बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन तब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा था। तो इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़।